दोस्तों, अगर हम बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, आशीष कचोलिया, राधाकिशन दमानी और इसके अलावा विजय केडिया, आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने कौन सा ऐसा स्टॉक है जो रिसेंट के टाइम में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये चार इन्वेस्टर्स के चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो नए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो ये आपके लिए काफी इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। हम उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसकी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे और ट्राई करेंगे आपको समझाने के लिए कि आपको इससे क्या कुछ सीखने को मिलता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम वीडियो के एंड में बात करते हैं #AskGrow के बारे में कि लास्ट वीडियो में आपने अगर कोई भी कमेंट किया था तो उसमें से 2 या 3 ऐसे कमेंट होंगे जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो आपने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ा था उसका आंसर आज हम इस वीडियो के एंड में करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला ने वो कौन सा स्टॉक है जो रिसेंट के टाइम में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और वो ऐड करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपको ये तो पता है कि जब कोविड सिचुएशन स्टार्ट होने लगी थी फरवरी मार्च के बाद से, तो उसके बाद होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा था, क्योंकि वो सारे होटल्स एकदम से बंद हो गए थे और लोगों का आना जाना वहां पे पूरे तरीके से रुक गया था, जिसके चलते होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स लगातार नीचे को आने स्टार्ट हो गए थे। इसके अलावा सिर्फ होटल इंडस्ट्री ही नहीं, बाकी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनके स्टॉक नीचे को आना स्टार्ट हुए। लेकिन जब मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट किया फ्रॉम 8000 लेवल से लेकर अभी तक वापस वो 11000 के लेवल पे आ चुका है, तो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देखी। हम कोई भी इंडस्ट्री उठा ले, चाहे ऑटो इंडस्ट्री उठा लें या कोई भी इंडस्ट्री उठाएं, सबके स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर चले गए बहुत ज्यादा। लेकिन होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके स्टॉक्स अभी भी अपने प्री कोविड लेवल से ऑलमोस्ट 50 to 40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि राकेश झुनझुनवाला को यहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी हो और जिसके चलते उन्होंने होटल इंडस्ट्री का एक स्टॉक है इंडियन होटल्स। अगर आप इंडियन होटल्स के बारे में नहीं जानते तो ताज होटल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो टाटा की वो कंपनी जो ताज होटल्स के पूरे बिजनेस को ऑन करती है उसका नाम है इंडियन होटल्स। तो राकेश झुनझुनवाला ने रिसेंट के टाइम में इंडियन होटल्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने इंडियन होटल्स के 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा के शेयर खरीदे हैं और ऑलमोस्ट 119 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन होटल्स के अंदर। अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो 1% के आसपास का ओनरशिप निकल के आता है, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। तो दोस्तों, यहां से आपको यह समझ में आता है कि राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक होटल इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ाया है, क्योंकि शायद उनको लग रहा होगा कि होटल इंडस्ट्री आने वाले टाइम में जब कोविड सिचुएशन वापस से दूर चली जाएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहां पे एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या रिकवरी देखने को मिलेगी वो तो एक स्पेकुलेशन है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने एक अपनी अच्छी रिसर्च करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो सिमिलर तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इस स्टॉक में सिर्फ ये सोच के इन्वेस्टमेंट ना करें कि राकेश झुनझुनवाला ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। आप अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। ये एक फैक्ट बेस्ड डिस्कशन है जहां पे मैंने आपको बताया कि राकेश झुनझुनवाला ने इंडियन होटल्स के अंदर अपने हिस्सेदारी को बाय किया है। लेकिन दोस्तों, अब आप यहां पे ये जानना चाहते होंगे कि होटल इंडस्ट्री के अंदर और कौन कौन से शेयर्स हैं जो यहां पे ट्रेड होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा चैलेट होटल्स, लेमन ट्री, सिंक्लेयर होटल्स और इसके अलावा और भी बहुत ऐसे होटल्स हैं जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, जिसके बारे में जाके आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर, तो पहले अपनी अच्छे से रिसर्च कीजिए, पूरे इन्वायरमेंट को देखिए, पूरी इंडस्ट्री को देखिए और उसके बाद सोचिए कि यहाँ पे रिकवरी कैसे आ सकती है, रिकवरी आने के क्या चांसेस हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, इंडियन होटल्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,000 करोड़ के आसपास का है। प्री कोविड लेवल पे ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलमोस्ट 150 या 160 रुपीज के लेवल पे ट्रेड करता था, लेकिन कोविड आने के बाद अभी ये करंटली 95 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अगर मैं जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करता हूं ऑफ इंडियन होटल्स, तो एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि माना जा रहा था कि होटल इंडस्ट्री के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा, तो इस कंपनी के ऊपर भी काफी बुरा असर इसके नंबर्स में देखने को मिल सकता है।
लास्ट जून क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा का था, जो अभी कम होकर ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास आ चुका है और कंपनी ने जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट 200 करोड़ से ज्यादा का लॉस बुक किया है। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला के बाद अब बात करते हैं विजय केडिया की कि विजय केडिया ने कौन से स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंट के कुछ टाइम के अंदर। तो अगर मैं यहां पे एक स्टॉक की बात करता हूं जो उन्होंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है, जिसका नाम है तेजस नेटवर्क्स। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि तेजस नेटवर्क्स करता क्या है। तो दोस्तों तेजस नेटवर्क्स वो प्रोडक्ट बनाता है जो कम्युनिकेशन सेक्टर में यूज होते हैं। कम्युनिकेशन सेक्टर में आपको पता होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पे वॉइस ट्रांसफर करने के लिए, इसके अलावा डेटा और वीडियो ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नेटवर्क के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसका तेजस नेटवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई तेजस नेटवर्क्स के थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में कि इसके फाइनेंशियल्स ऑन पेपर कैसे दिखते हैं। दोस्तों तेजस नेटवर्क्स के अगर मैं शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली शेयर प्राइस इसका 74 रुपीज के आसपास का है। प्री कोविड लेवल के टाइम पे ये कंपनी ऑलमोस्ट 90 या 100 रुपीज को भी टच की थी, लेकिन जब कोविड सिचुएशन पीक पे था तो ये कंपनी अपना बॉटम 29 रुपीज के आसपास बनाई थी। मतलब कि मार्च के बॉटम के बाद ऑलमोस्ट ये कंपनी अभी तक 144% ऊपर जा चुकी है और रिसेंट के टाइम में इस कंपनी को काफी ऑर्डर्स मिलने की बात भी हुई थी, जिसके बाद लगातार इसमें अपर सर्किट देखा जा रहा था। अगर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा और फाइनेंशियल डिटेल्स में बात करते हैं तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 650 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों मार्च 2019 के क्वार्टर तक ये कंपनी बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट दे रही थी, जिससे पहले इसका शेयर प्राइस काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद से एकदम से इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट खराब आने स्टार्ट हो जाते हैं और काफी बड़ा डिप देखा जा सकता है पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के अंदर। अगर मैं पिछले 2-3 क्वार्टर की बात करता हूं तो ये कंपनी ने अभी तक लॉस बुक किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक अच्छी चीज की बात करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है। एक तरीके से ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों अगर विजय केडिया की बात करते हैं तो उन्होंने इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और इन्होंने रिसेंट के पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है। चलिए दोस्तों विजय केडिया के बाद अब बात करते हैं राधाकिशन दमानी की कि राधाकिशन दमानी ने कौन सा स्टॉक चूज किया है रिसेंट के टाइम में अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी 3 चीजें बेसिकली बनाती है, रेजिन्स, सोडियम एसीटेट और इसके अलावा कैम्फूर। तो ये मेनली केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है जो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें रिसेंट के टाइम में राधाकिशन दमानी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों अगर राधाकिशन दमानी की बात करें तो उन्होंने 8.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है मंगलम ऑर्गेनिक्स के अंदर। अगर उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो काफी छोटा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है राधाकिशन दमानी ने। अगर हम मंगलम ऑर्गेनिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 350 करोड़ के आसपास का है। इस कंपनी का पी रेशो थोड़ा कम है जो कि इसको अच्छी कंपनी बना देता है। इस कंपनी का पी रेशो है 7 के आसपास का। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेट की बात करते हैं तो मंगलम ऑर्गेनिक्स के ऊपर काफी कम डेट है एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। दोस्तों अगर हम ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं अपने इन्वेस्टर्स को अंदर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 176 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाता है टू 241 करोड़ और मार्च 2019 में कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और 425 करोड़ पे पहुंच जाता है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 17 में कंपनी का प्रॉफिट था 5 CR, फाइनेंशियल ईयर 18 में कंपनी का प्रॉफिट था 14 CR, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 73 CR हो जाता है। तो पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी के सेल्स काफी अच्छे तरीके से ग्रो किए हैं। मैंने मार्च 2020 की बात इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा डिप आया था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोस थे जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आया होगा। दोस्तों मार्च 2019 में मंगलम ऑर्गेनिक के अंदर इनके प्रमोटर्स की जो ओनरशिप था वो था 49.9% के आसपास, जो अभी रिसेंटली बढ़ के हो गया है 54%। मतलब कि प्रमोटर्स ने भी इस कंपनी का स्टेक को बाय किया है और अपनी ओनरशिप को पिछले कुछ टाइम के अंदर बढ़ाया है। और नॉर्मली मार्केट के अंदर जब भी प्रमोटर्स अपनी कंपनी के स्टेक को बाय करते हैं या अपनी ओनरशिप को बढ़ाते हैं तो नॉर्मली इसको एक अच्छा साइन माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं आशीष कचोलिया की कि उन्होंने कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है और इस स्टॉक का नाम है
HLE ग्लासकोट लिमिटेड। अगर हम बात करें उनके इन्वेस्टमेंट की तो उन्होंने इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और रिसेंट के टाइम में ही इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 1700 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, जिसको देख के आशीष कचोलिया ने इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अपने स्टेक को बाय किया है। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो ये कंपनी कार्बन स्टील ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स बनाती है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं तो कंपनी का पीई रेशो ऑलमोस्ट 44 के आसपास का है। चलिए दोस्तों मैं आपको HLE ग्लासकोट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1400 रुपीज के आसपास का है। क्या आप ये जानते हैं कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में कितने का रिटर्न दिया है? तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में 600% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप हैरान हो सकते हैं ये सोच के कि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर ही अपने इन्वेस्टर्स को कितना बड़ा रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों इतना ज्यादा रिटर्न देने के पीछे जो रीजन है वो है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले 2-3 साल में कंपनी ने फाइनेंशियली बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि मार्च 2017 वाले फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का जो सेल्स था वो 81 करोड़ था और 2018 में ये सेल बढ़ के हो जाता है 97 करोड़ और 2019 में ये सेल बढ़ के हो जाता है 337 करोड़ और मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इसका नेट रेवेन्यू बढ़ जाता है फ्रॉम 337 करोड़ टू 387 करोड़। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17 टू फाइनेंशियल ईयर 20। कंपनी का रेवेन्यू 81 सीआर से बढ़ के ऑलमोस्ट 380 सीआर के ऊपर जा चुका है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़ जो अभी बढ़ के हो गया है 38 करोड़। मतलब कि इनका नेट प्रॉफिट 10 टाइम्स से ज्यादा बढ़ गया है पिछले 2-3 साल के अंदर। दोस्तों अगर प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स ने इस कंपनी के स्टेक को काफी अग्रेसिवली बाय किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अगर हम जून 2019 के क्वार्टर की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास सिर्फ 50% का स्टेक था जो अभी करंटली बढ़ के 74% का हो चुका है। चलिए दोस्तों इस पार्ट के बाद अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां पे हम बात करेंगे पिछली वीडियो के उन कमेंट्स की जहां पे कुछ लोगों ने हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिनके बारे में सोचा आज हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हम कहीं पे भी बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। ये सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड डिस्कशन था जो आपका एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कमेंट की जो हमने लास्ट वीडियो से लिया है। तो दोस्तों पहला कमेंट जो नीचे आप देख रहे हैं ये केवल पटेल का है। वो बोल रहे हैं कि उनको कैम्स आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है, वो ग्रो में कब इस स्टॉक को देख पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आपको किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट होता है और वहां पे जब आप अपने डीमेट डिटेल्स डालते हो, मान लो आपने ग्रो के थ्रू अपने आईपीओ को अप्लाई किया था और यहाँ आपने कहीं और पे अपने आईपीओ को अप्लाई किया था और वहां पे आपने ग्रो के डीमेट डिटेल्स को डाला था और जब आपने अपने स्टेटस को जाके चेक किया तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो गया था। तो आईपीओ का अलॉटमेंट होने के बाद जो स्टॉक्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं और जैसे ही वो स्टॉक्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं तो आपको ग्रो की होल्डिंग्स के अंदर वो स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे और जिस दिन लिस्टिंग होगा स्टॉक का सुबह 10 बजे आप सेम टाइम पे स्टॉक्स को बेचने के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब स्टॉक्स आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे तभी आप इन स्टॉक्स को अपने होल्डिंग्स के अंदर देख पाओगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जो नीचे आप देख सकते हैं, जो हमसे ऋषभ जैन ने पूछा है। वो बोल रहे हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या आपको पहले दिन ही अपने आईपीओ का अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपको बेचना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि कभी भी अगर आप किसी भी आईपीओ के लिए बिड करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म का होराइजन सोच के करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, आप इसमें अपनी ओनरशिप को बाय कर सकते हैं, तो आप यही सोच के ओनरशिप बाय करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और आपके हिसाब से एक प्राइस आपके माइंड में होता है कि अगर कंपनी इस प्राइस पे चली जाएगी एज कंपेयर टू अर्निंग्स, मान लो कि कंपनी 10 रुपए अर्न कर रही है और इसका प्राइस अभी 100 रुपीज का है, तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं अभी कंपनी फेयरली वैल्यूड है। मान लो कि कंपनी की अर्निंग अभी भी 10 रुपए है लेकिन कंपनी का प्राइस 200 रुपए पे चला जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपको यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप आईपीओ लेते हैं तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म का सोच के लेते हैं। आपको पहले दिन तभी बेचना चाहिए जब आपको लगता है कि अर्निंग के हिसाब से कंपनी का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और आपको इस कंपनी से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जहां पे आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए।
लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि जो हमने 4 स्टॉक्स के बारे में बात किया आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा है हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों लेकिन मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि जो आज की वीडियो हमने बनाई थी प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।